ये RS सिविक 11 जनरेशन और इसका हम आज एक ओनर रिव्यू लेकर आए हैं। ओनर की जानिब चलने से पहले हम आपको इसका एक्सटीरियर का वॉक अराउंड देंगे। तो अगर अभी हम आपको इसको फ्रंट की जानिब से दिखाएं ना, गाड़ी आप देख सकते हैं एक तो गन मेटेलिक कलर गाड़ी का, और साथ में जो इन्होंने जो इसकी ग्रिल थी वो मैट में कर दी अंदर, क्योंकि अब क्रोम के अंदर ये लोग दे नहीं रहे गाड़ी के अंदर। खैर मैट के साथ बहुत ही अच्छी गाड़ी की लुक आ रही है। साथ में आपको फ्रंट में जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है, साथ में इसका लोगो, साथ में आपको RS बैजिंग मिल जाती है फ्रंट पे। तो पहले जो है ना इसका जो फ्रंट बम्पर था ना वो कई पीसेस में आता था, लेकिन अब जो है इन्होंने फ्रंट बम्पर को एक सिंगल पीस के अंदर बना दिया। अगर फ्रंट की जाने का अगर हम देखें तो आपको गाड़ी के अंदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं, बिल्कुल जैसे आपकी आईब्रोज में होती है वो वाला इन्होंने स्टाइल दिया है। जैसे वो एक एंग्री बर्ड नहीं है, आपने गेम अगर खेली तो आप पहचान देंगे मैं किस एंग्री बर्ड की बात कर रहा हूँ। इन्होंने बिल्कुल वैसी एक एंग्री और मीन सी इसकी लुक बनाई है फ्रंट से। इन पर्सन अगर गाड़ी को देखा जाए तो बहुत ही प्यारी है और बहुत ज़्यादा आई कैचिंग और बहुत ज़्यादा अपनी तरफ में खींचने वाली लुक है। लेकिन अगर पिक्चर्स में देखा जाए स्टार्टिंग में मुझे भी था कि जी बिल्कुल बेकार इन्होंने कर दिया है। तो जी अगर हम गाड़ी की इस साइड की जानिब चलें और आपको मैं दिखाऊँ गाड़ी को साइड से, तो गाड़ी के अंदर जो आपको 17 इंच का टायर मिल जाता है, जिसकी जो प्रोफाइल 215/50 है। गाड़ी के अंदर जो आपको रिम मिलता है वो मैट फिनिश के अंदर मिल जाता है। जो मुझे गाड़ी के अंदर खामी नज़र आ रही हुई है कि अगर आप दूर से इसको देखें तो जो इन्होंने डिस्क ब्रेक और डिस्क की जो प्लेट है वो काफ़ी छोटी साइज़ में। मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी इसको बड़ी डिस्क ब्रेक दी जाती तो लुक और ज़्यादा इनहांस हो जाती। और साथ में अगर आप गाड़ी के अंदर 18 इंच का टायर देते तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती, लेकिन अभी भी कोई इतनी बुरी नहीं लग रही, ठीक है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ है साइड पे। बाकी ये सब जो है अगर आप देख रहे होंगे, नोटिस करेंगे, आपको इधर से बॉटल नज़र आ रही है अंदर। तो ये अभी मैंने हुड ओपन किया हुआ है, लेकिन अगर आप हुड क्लोज़ भी कर दें फिर भी आपको ये अंदर बॉटल नज़र आती है। ये कमी है गाड़ी के अंदर, ये खामी है। इनको चाहिए था कि इसको पूरा प्रॉपर्ली इसके यहाँ से बंद किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट से या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग के जो यूनिट्स हैं उनके अंदर ही शायद फॉल्ट आया, अब जाके शायद इन्होंने ठीक कर लिया हो। तो ये तो अभी हम इनके ओनर से जानेंगे कि इन्होंने गाड़ी कब बुक कराई थी, और अगर तो ये गाड़ी बिल्कुल अभी की है तो हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी के अंदर जो फॉल्ट है ना वो अभी भी चल रहा है। तो ये ऐसा फॉल्ट ही आता है क्योंकि जैसे आपको याद है कि पुराना जो सिविक आया था उसके अंदर भी, सिविक 10 जनरेशन, उसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। गाड़ी के अंदर जो है स्मार्ट एंट्री मौजूद है विद 1 टच, गाड़ी अनलॉक और 1 टच के साथ गाड़ी लॉक। गाड़ी के अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स आपके सामने मौजूद हैं, साथ LED इंडिकेटर है। गाड़ी के अंदर जो आपको सनरूफ मिल जाती है। साथ ही में अगर गाड़ी के आप ऊपर देखें, आपकी बहुत नुमाया चीज़ जो कि पूरे पाकिस्तान में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी गाड़ी के ऊपर, वो है दी शार्क फिन एंटीना, वो भी गाड़ी के अंदर दे दिया गया है। अभी हम इसके बैक की जानिब चलते हैं, आपको बैक की एक लुक दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने ओनर की जानिब, उनसे जानते हैं कि उन्होंने गाड़ी कितने में ली, उनका क्या परचेज डिसीजन था और उन्होंने RS क्यों ली। तो अभी चलेते हैं इसकी बैक साइड की जानिब और आपको वहाँ से दिखाते हैं गाड़ी। अच्छा जी, गाड़ी के बैक में आपको जो है RS की बैजिंग मिलती है, होंडा एम्बलम है, साथ में सिविक लिखा हुआ है गाड़ी के अंदर एज यूजुअल जैसे होता है गाड़ियों के अंदर। साथ ही में गाड़ी के अंदर आपको बैक कैमरा मिल जाता है और आपको गाड़ी के अंदर ये क्लिप स्पॉइलर नज़र आ रहा है जो बहुत ही गाड़ी को एक अच्छी लुक एनहांस कर रहा है पीछे से भी। और बाकी आपको पता है कि रात को अगर आप दूर से देखेंगे इसको तो आपको लगेगा जैसे सामने आपका यारिस जा रही है, लेकिन जब आप करीब आएंगे तो यारिस नहीं है, जिसकी बैक की टेल लाइट्स हैं वो थोड़ी उससे मिलती जुलती हैं। और इसके अंदर जो आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। डुअल एग्जॉस्ट गाड़ी के अंदर मौजूद है क्योंकि ये RS वेरिएंट है, इसका हम 0 to 100 भी दिखाएंगे। बाकी अभी जो हम चलते हैं इनके ओनर की जानिब, उनसे जानते हैं उनकी क्या बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था, उन्होंने यही गाड़ी क्यों प्रेफर की, और क्योंकि इसकी लीग में और भी गाड़ियाँ थी उस वक्त, वो भी चलते हैं इनके साथ सवाल जवाब करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यही गाड़ी क्यों प्रेफर की, सोनाटा क्यों नहीं ली। ये भी चलते हैं ओनर की जानिब। जी व्यूअर्स, जैसा कि हमने एक एक्सटीरियर का वॉकआउट कर लिया गाड़ी का और अभी हम ओनर के साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अहमद, आपने हमें अपना टाइम दिया और ताकि हम आपकी इस गाड़ी का रिव्यू कर सकें, अपने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। तो अहमद, आपने हमें बताने, आपसे मैं स्टार्टिंग में 2-3 सवाल कर लेता हूँ ताकि फ्लो में थोड़ा सा बताएं हमें कि क्या आपका परचेज डिसीजन था, कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने देखी, क्योंकि आई गेस जब आपने लिए तो आप सोनाटा भी थी इसके लीग में, किस प्राइस ब्रैकेट में ली, आपका कितना बजट था और आपने इसी को क्यों एट द एंड आके चूज़ किया, वो भी RS पे। आप 1.5 ओरियल भी किनेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं फॉर द फर्स्ट टाइम किसी और कार कंपनी पे या कार पे शिफ्ट हुआ, वरना मैं हमेशा से करोला टोयोटा रखता। तो मैं रिसेंटली ग्रैंडर चला रहा था, वो मैंने चेंज करके शिफ्ट होना था किसी और ऑप्शन पे। तो जब मैं मार्केट में गया और मेरा प्राइस जो ब्रैकेट थी वो 75 मैक्सिमम थी, बस 75 से मैंने ऊपर नहीं जाना था। तो इस प्राइस ब्रैकेट के साथ सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी मार्केट में, एक सिविक थी और दूसरी सोनाटा थी।
ठीक है। जो सोनाटा थी उसमें इशू ये था कि एक तो जो उसका बेस वेरिएंट है वही 2.0 है, जी तो इंजन साइज़ बड़ा है, तो इसका मतलब ये कि उसका टैक्स भी ज़्यादा होगा। जी। फिर जो उसमें 2.5 है वो 83 समथिंग की है। ठीक है। तो मुझे ये था कि एक तो 2.5 जो है वो पहले से ही जो है बाहर कैटेगरी से बाहर हो गई, हाँ और मेरे ये था पर्सपेक्टिव ये था कि बेसिकली मुझे ये लेनी थी गाड़ी जो अपनी कैटेगरी की टॉप ऑफ द लाइन हो, तो उसमें फिर मेरे पास ये आ रही थी। नो डाउट मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सोनाटा जो है क्लास ए कैटेगरी की लग्जरी कार है और ये क्लास बी में आती है, ये ए में नहीं आती। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक स्पोर्ट्स लुक चाहिए थी, मुझे टर्बो इंजन का शौक था, फिर मैं तो आप स्पेसिफिकली आप टर्बो देख रहे थे कि टर्बो होगा एक्चुअली बिल्कुल अच्छा। ऐसे ही। और ये अपनी कैटेगरी की टॉप ऑफ द लाइन है, तो इसलिए मैंने RS चूज़ किया। तो ये आपने किस मंथ में लिया, बुकिंग पे लिया आपने, ऑन पे किया गाड़ी पे, मैंने- किस में लिया? मैंने ये गाड़ी ऑन पे लिया। अच्छा ऑन दिया आपने, बिल्कुल। तो ये और कितने मैंने- की आपको पड़ी फाइनल? जो इस टाइम इसकी मार्केट प्राइस चल रही है वो 66,50,000 रुपीज़ चल रही ठीक है। मैंने टोटल कार जो है 73 एवरीथिंग लाइक इसमें, लेकिन अभी भी इसमें टैक्स नहीं है। अच्छा टैक्स के बगैर? इसमें टैक्स नहीं है, तो 2 लाख इसका टैक्स है और 1,50,000 की इसकी तो आपने रजिस्ट्रेशन। लगभग आपने 10 लाख ऊपर दिए ही नहीं। बिल्कुल ऐसी है। तो मतलब मैं इवन तो इसके बावजूद भी 75 वाली ब्रैकेट के आसपास हूँ, मतलब मुझे 1 लाख ऊपर और देना पड़ा, विच इज़ फाइन। अच्छा तो ये है कि एक तो ये चीज़, उसके अलावा मैं बुकिंग की इसलिए नहीं गया बुकिंग के लिए, क्योंकि बुकिंग के लिए जब मैं गया और मैंने होंडा वालों से डीलरशिप से पूछा कि मुझे गाड़ी कब डिलीवर होगी, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर अप्रैल में होगी। 1 साल के बुकिंग टाइम पीरियड। और वो भी उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि हम आपसे कोई पर्टिकुलर मंथ या डे जो है फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, तो मतलब मैं 1 साल वेट करता और यहाँ पे और ये जो सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, जो साल का वेट है इसके अंदर उन्होंने आपसे क्या कहा कि जी आप पेमेंट पूरी करेंगे पहले या नहीं, उन्होंने कहा था जो भी डिफरेंस आएगा जो उस टाइम पे पेमेंट चल अच्छा। रहा है आप वो पे करेंगे। तो मेरा माइंडसेट ये था कि कहीं ये ना हो कि मैं जो आज 7 लाख या 10 लाख रुपए ऊपर दे रहा हूँ, पता चले तब तक ये उससे ज़्यादा हो जाए। तो इस वजह से फिर मैंने इंस्टेंटली फ़ौरन लिया। तो अहमद आपने भी गाड़ी कितनी चला ली और आप इसके हमें फ्यूल एवरेज के बारे में भी बताएं, और कहीं आप इसको लॉन्ग पे लेकर गए हो अभी तक तो आपने ये भी हम बताना है, और या आप एज इसको कंपेयर करें अपनी ग्रैंडी के साथ। कंपेयर बनता तो नहीं है बट हाँ। स्टिल आप क्योंकि उसको हम इस क्रॉस बार- कर कर आ रहे हैं तो फिर भी आप थोड़ा बहुत मतलब बताएं कि किस तरह अच्छा, फील कर देखिए रहे हैं। ग्रैंडे जो है वो ऑब्वियसली अपनी कैटेगरी और टोयोटा में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जी। ठीक है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मुझे लोग कहते भी थे कि होंडा की ड्राइव और इसकी फील जो है वो टोटली डिफरेंट है, जी तो इसलिए अनकम्पेरेबल है उसके साथ। पहली बात मैंने ये जो है 1100 किलोमीटर ड्राइव कर ली है, जी। ठीक है। मैं अभी तक किसी लॉन्ग रूट पे नहीं गया, बिसाइड्स में 1-2 दफ़ा इसको रिंग रोड पे लेके गया हूँ, पर वो भी मैं ज़रा औकात में रह के चलाई। मतलब आपने अभी मीटर नहीं मारा? मैं इसको बहुत ज़्यादा है तो 160-170 अच्छा पे आपने लेके लेके गया, गए हैं। और उस स्पीड पे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी ये कह रही है मुझसे कि नहीं अभी तो जैसे कह सकते हैं गेम स्टार्ट हुई है, अच्छा कि अभी ना लेके जाओ? अभी तो मतलब वो ये कहती है कि अभी आप रेस और दबाएं। अच्छा वो कहती है और दबाओ। तो ये है कि ग्रैंडे जो है उसकी वहाँ पे जाके बस हो जाती है। हाँ वो यही है ना कि 180 के पास जाके बहुत स्लो पर जाती है। बिल्कुल, और वो भी मेरे ख्याल से 200 तक ही बस जा सकती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हाँ। ऊपर नहीं जाती। तो स्टेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? जैसे आप बता रहे हैं आप इसको 160-170 पे लेके गए हैं। 160-170 पे तो लिटरली मुझे ये फील आ रही थी शायद मैं 110 और 120 के मतलब कैबिन नॉइज बिल्कुल नहीं है? कुछ भी नहीं। 170 तक तो जिस तरह साउंड प्रूफिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी, अच्छा उससे ऊपर का मुझे अभी आइडिया नहीं है, कहेंगे तो ले जाऊंगा। नहीं इतना तो नहीं। और बाकी मतलब मैंने यही पूछना कि इस तरह आपको कभी तो नहीं फील हुआ कि जैसे 700 की गाड़ी गुजरे तो कहते हैं ना गाड़ी डोल गई है ऐसे? एक्चुअली गाड़ी की विड्थ इतनी ज़्यादा है हाँ जी। कि मेरा नहीं ख्याल कि इसको फ़र्क और पड़ेगा। गाड़ी नीचे भी काफ़ी है, सीट तो मतलब काफ़ी नीचे नीचे विड्थ है वो 84 सेंटीमीटर इंचेस है समथिंग। अच्छा। लेंथ जो है वो 184 इंचेस है, अच्छा और जो ये ओवरऑल पिछली से बड़ी है ना? यस, और जो ओवरऑल हाइट है वो 55। अच्छा तो उस लिहाज से अगर इसको कंपेयर किया जाए या किसी और गाड़ी के साथ तो मतलब नो डाउट कि गाड़ी चौड़ी भी ज़्यादा है, लंबी भी है, तो फिर इसलिए कोई टर्बुलेंस नहीं होती कुछ नहीं। तो जैसे भी आपने इसकी डायमेंशंस की बात की है तो मैं इधर से पूछ लेता हूँ स्पीड ब्रेकर्स पे इसका क्या हिसाब किताब है? अभी तक मैंने इतने अरसे में हर किस्म के स्पीड ब्रेकर से गुजार लिए, 4 बंदे भी बैठा के गुजार लिए, टच नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती। ये आप रोड स्लोली ऊपर clearance- जा रहे हैं या नॉर्मल नहीं, एक नॉर्मल है, मतलब मैं
शुरू में बहुत कॉन्शियस था कि लगेगी, क्योंकि ग्रैंडे लगती है, बहुत लगती है, लेकिन ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी टच नहीं। और सस्पेंशन वाइज आप उसको कैसे, क्योंकि आप एकदम ही फैमिली ही आपने चेंज कर दी टोयोटा से आप आगे होंडा में, तो और हमने ये भी सुना है कि जो होंडा की सस्पेंशन होती है काफ़ी थोड़ी स्टिफ होती है, मतलब खड्डों में जो लगती है वो। अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे होंडा ने अपनी इस चीज़ को टोटली चेंज करी। अच्छा, मतलब आपको और इम्प्रूवमेंट नज़र आई है? बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि अब काफ़ी सारे खड्डे ऐसे होते हैं जिनका आपको आइडिया नहीं है, ऑल ऑफ सडन कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो 2-3 दफ़ा ये काफ़ी बुरे खड्डों में भी गई है, अच्छा। लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब मुझे इवन तो मुझे खुद भी फील नहीं हुआ, फिर मैंने स्पेशली जाके देखा कि क्या ज़्यादा तो नहीं था। तो जब आप इस टाइप की कोई चीज़ देखो या कुछ, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी ने उसको मैनेज कर लिया था। अच्छा, ये साथ जैसे में आप एक अच्छा, क्योंकि मुझे एकदम से अभी भी याद है एक छोटी सी चीज़ और है जो बहुत छोटी गाड़ियों में भी होती है, कि इन सनराइजेस में यहाँ पे लाइट होती है, वो नहीं है, मतलब वो 28 रुपए की लाइट होती है लिटरली, और वो होनी चाहिए। ये मैंने खुद आपके कहने पे देखा है, मुझे नहीं पता था उसके अंदर नहीं है। मुझे भी जब मैंने अच्छा। देखा तो मुझे लिटरली बहुत ये ग्रैंडी में तो है मेरे ख्याल में। हर गाड़ी में मेरे पास हाँ। बिट्स है, उसमें भी है, अच्छा। लेकिन इसमें नहीं है। तो वो मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि यार इतने पैसे देने के बाद अगर होंडा ये कर रहा है तो फिर गलत है। बाकी अभी- उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मतलब मैं कहूँ कि इंटीरियर में एक्सटीरियर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। और बाकी आप उसकी सिटी में फ्यूल एवरेज क्या दे रही है आपको लॉन्ग पे? तो आप जैसे रिंग रोड पे भी आप चलाएं तो उसके हिसाब से बता दें कि क्या फ्यूल एवरेज है। अच्छा, ओवरऑल अभी तक जो इसकी फ्यूल एवरेज है वो 8 समथिंग ही रही है। अच्छा, ये बेशक आप तेज चला रहे हैं कम? मैं खुद जो हूँ तेज़ ही चलाता हूँ, स्लो नहीं अच्छा, चलाता हूँ आपका हैवी फुट है। मैंने ली ही इसलिए थी ये गाड़ी कि मुझे जरा थोड़ा सा भगाने का शौक। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 ठीक है, क्योंकि इसका इंजन जो है टर्बो इंजन है, फिर मैं भगाता भी हूँ, सिटी के अंदर है, तो 8 ठीक है। जो होंडा वालों ने मुझसे क्लेम किया था, मुझे जो बताया था उन्होंने, वो ये था कि जी सिटी के अंदर 10 होगी ऑलमोस्ट, और हाईवे पे बिटवीन 13-14। तो आपने कभी ट्राई नहीं किया कि मतलब अगर आप इसको स्मूथली चला के देखें इतनी देती भी है? अच्छा कि नहीं, अभी सिटी में मैं स्मूथ इसको थोड़ा बहुत जिस तरह मैं चलाता भी हूँ तो 8.1 ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 8.2 तक भी नहीं गई है। क्या पता है जो इसका अभी रेंज वाला वो स्टक हुआ हो, ये चेक किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चेंजेस आते हैं इसमें, अच्छा। कम हो जाती है जब मैं भगाता हूँ, अच्छा जी। पर 8.1 से ऊपर नहीं गई। तो इसका लिए ये है कि एक दफ़ा हाईवे पे जाएगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, फीचर्स की जानिब जाने से पहले आप मुझे ज़रा इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताएं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। इसके अंदर एप्पल प्ले है, कार प्ले और इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं? अच्छा, इसमें एप्पल प्ले है, ये एंड्रॉयड स्क्रीन है, ओवरऑल बिल्कुल जिसे कह सकते हैं बेस्ट किस्म की है, हाँ टच जी। बहुत अच्छा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत सिंपल है। पहले अच्छा। ये होता था कि होंडा में बड़ा इशू आता था कनेक्ट करने में। हाँ जी, मेरे- पहले कुछ ग्लिचेस भी थे, मैंने सुना है इसके बिल्कुल अंदर। ऐसे हाँ थे, जी उसमें रीबर्थ में थे, हाँ जी उससे पहले वाली जनरेशन में भी आते थे, जी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। मतलब आप, मैं अभी रिसेंट अगर आपके सामने अभी कनेक्ट करूंगा विद इन अ सेकंड हो जाएगा। अच्छा, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छी है। बिल्कुल। और सिर्फ कैमरा जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। मतलब उसके आपको लग रहा है कि ग्राफिक्स? अच्छा। बिल्कुल, उसकी ग्राफिक्स जो है, चाहे वो बाहर वाला फ्रंट हो, अच्छा। रेयर हो या अंदर का हो, वो बिल्कुल ही थके हुए लगाए हैं। अच्छा, मतलब लो क्वालिटी आपको लग रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। बाकी इसके अंदर जो है मैं देख रहा हूँ डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। बिल्कुल ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, ये और- सिंक हो जाते हैं, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक। उसके अलावा एसी इसका बहुत अच्छा, हाँ, वो तो हम देख रहे हैं, मतलब गर्मी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी इसकी आ मतलब रही है। ऐसा एसी है कि मुझे अगर मैं फुल पे करके चलाऊं तो थोड़ी देर बाद ठंड लगना शुरू हो जाए। अच्छा, और बैक पे भी इन्होंने वेंट्स दे दी है, तो एक अच्छी बिल्कुल। चीज़ इन्होंने की है। बिल्कुल बैक पे भी है। बाकी इसके अंदर आप मुझे बताएं ड्राइव मोड, इसके अंदर कितने ड्राइव मोड्स हैं? अच्छा, इसमें टोटल 3 मोड्स हैं। हाँ जी इस टाइम हम इकोनॉमी पे चला रहे हैं, ठीक फिर उसके बाद अब ये नॉर्मल पे कन्वर्ट हो गई है, ठीक। और इसके बाद जो लास्ट एंड द थर्ड वन इज स्पोर्ट्स। अच्छा, मतलब स्पोर्ट्स में आवाज़ ही चेंज प्रॉपर फील आई है कि गाड़ी ने चेंज की है। कर लिया, आपको आवाज़ अब ज़्यादा आ रही है। हाँ जी। तो ये है कि स्पोर्ट्स पे मैं बहुत रेयर चलाता हूँ, कोई अच्छा। बहुत कोई एकदम से आ जाए कि जी रेस लगा, अच्छा तो जी। फिर उसके अलावा नहीं, इको पे चलती है। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इको पे चलने के बावजूद भी 8.1 है। और स्टीयरिंग कंट्रोल्स के बारे में बताएं, क्या क्या आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल रहे हैं? अच्छा, स्टीयरिंग पे एक तो बेसिक कंट्रोल्स हमारे पास इस स्क्रीन के साथ कनेक्टेड है। जी उसके अलावा जो इसमें डिजिटल स्क्रीन यहाँ पे दी हुई जी। है स्पीडोमीटर में, उसके हैं बेसिक कुछ कंट्रोल्स हैं। इसमें जी। काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसे बहुत डिफरेंट वेज में। एवरेज बताती है, उसके बाद मेंटेनेंस, फ्यूल चेंज कब होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बताती है। उसके बाद
राइट साइड में मेरे पास ये क्रूज़ और जो इसका होंडा सेंसिंग का जितना भी है सीन हाँ। वो सारा यहाँ से कंट्रोल होता है। इसमें ठीक। लेन असिस्ट है, कोलिजन डिटेक्शन है, उसके अलावा मतलब पूरा प्रॉपर रडार सिस्टम है अंदर गाड़ी में। बिल्कुल ये ठीक। सारा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा जी। और यहाँ पे इसका सारा कंट्रोल्स ऑप्शन है, यहाँ सही। से भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अच्छा। तो उन्हें सिंपल यहाँ पे कर। तो आपने कभी इसका जो एंटी कोलिजन है वो यूज़ करके देखा है, काम करता है कि नहीं? ऑन था, मैंने अब खुद बंद किया है। अच्छा, मतलब ब्रेक करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान में रहते हुए सामने से ब्रेक हो जाएगी, पीछे से तो नहीं पता हाँ जी, चलेगा। वो तो है। तो ये है लेन असिस्ट जो है इसका बहुत अच्छा है। थोड़ी देर के लिए अगर आप छोड़ दें, लेन से बाहर जा रही है, तो आपको ऐसी फील होगा कि आप टेस्ला में बैठे हुए हैं। अच्छा जी। ऑटोमेटिकली अपने आप को वापस लेन के बिल्कुल सेंटर में ले आती है। अच्छा। तो ये मतलब ये वो फीचर्स हैं जो मुझे ये था कि शायद इनमें थोड़ा सा जो है एरर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही परफेक्टली जो है काम करता है। बाकी आपको इसके अंदर फीचर्स को मिस करते हो कि आपने इतने पैसे लगाए और आपको ये चीज़ें नहीं मिली? नहीं, ऐसा नहीं, बस वो एक दो वही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि वायरलेस चार्जिंग होनी चाहिए। अच्छा, वो नहीं है इसके अंदर और वायरलेस चार्जिंग। फिर पीछे जो है इसके एसी वेंट्स के पास नीचे जगह दी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई यूएसबी पोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी ज़रूरी थी। अच्छा। वो होनी चाहिए थी। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। जो एम्बियंट लाइट्स हैं ये सामने हैं, अच्छा, ये बैक पे नहीं है? बैक पे नहीं दी, जगह बनी हुई है लेकिन नहीं है। अच्छा, मुझे था कि इन्होंने ओरियल में नहीं दी, इन्होंने आरएस में भी नहीं दी। इसके अलावा मुझे ये भी है कि चलो अगर आपने लेट से पीछे नहीं भी दी है लाइट्स, इट्स हाँ जी। फाइन, लेकिन इनमें चेंज करने की ऑप्शन होनी चाहिए थी। अच्छा, ये सिंगल टोन है, ये रेड ही रहती है और ये हमेशा ऑन रहती है। ये ऑफ भी नहीं हो ये सकती? इस टाइम पे भी ऑन है, बस आपको फील नहीं हो रही है। अच्छा। मतलब ब्राइटनेस भी इतनी कम है कि वो आपको इस टाइम फील ही नहीं होंगी, लेकिन ये ऑन है। तो इस लिहाज से जो है थोड़ा सा है प्राइस के हिसाब से कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है कुछ चीज़ें, लेकिन हाँ जी। बाकी इतने सारे फीचर्स और हैं कि फील ही नहीं होता। और बाकी सनरूफ कंट्रोल्स के साथ में देख रहा हूँ, ये बहुत सिंपल क्या controls चीज़ें हैं हैं इसके अंदर? एक तो लाइट्स हैं, हाँ लाइट्स जी। को कंट्रोल करने के लिए कि आपने डोर पे करना है, अच्छा। ऑफ करनी है। बाकी सनरूफ का बहुत सिंपल है, पुश करें अच्छा। तो ओपन हो जाते हो। अभी आप जो है हम इसका कुछ पिक भी दिखाएंगे गाड़ी की, कैसी पिक वगैरह है। चलें, पहले हम इको पे चलाएंगे इसे, ठीक है जी। फिर हम इसको नॉर्मल के बजाय सीधा स्पोर्ट्स पे लेंगे। ठीक अभी है। हम इसको और बल्कि स्लो कर लेते हैं, लेट्स से हम 20 पे आ जाते हैं। अच्छा, पुश है गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा, सीट के साथ लगा के रखते हैं बिल्कुल आपको। ऐसे ही, लेकिन अभी आपको इस पुश का असल मजा आएगा स्पोर्ट्स में। तो भी आपको मैं चेक कराता हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डिले महसूस हुआ है, लेकिन आफ्टर 60 एकदम ही उठी है। अब नहीं रुकेगी, अब ये जाती ही जाएगी जहाँ मर्जी तक आप इसको ले जाओ। अच्छा, चले बस बहुत है वो भाईजान। कुछ नहीं होता, ये भी कहते अच्छा चले बस, ठीक है यार, बहुत हो गया। 160 पहुंच गई है बस। हैं। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का पैच नहीं है, जल्दी पहुंच गई है। मतलब स्पोर्ट्स में कोई वो नहीं है कि मुझे फील हुआ हो कि यार मेरे पैसे जो है वो टूट गए, कुछ ऐसा नहीं है। ग्रैंडी से तो आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इसके अंदर। ग्रैंडे से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब आप ग्रैंडे से कंपेयर कर ही नहीं सकते। फॉरेन ही जो है, अच्छा ये है इसमें बिल्कुल के 60 तक जो है गाड़ी थोड़ी सी स्लो है। मतलब अच्छा। वो पिक में वो मज़ा नहीं है 60 तक। 60 के बाद जो है फिर आपको जो है ना असल पता चलता हाँ, है। मतलब इसमें फीलिंग आ रही है कि जो है ना आफ्टर 60 इतनी पावर है कि मतलब पूरा ही मीटर ले जाएगी। बिल्कुल। मतलब ये फील आती है एक अंदर, और जो ग्राउल है इंजन का एक, बिल्कुल बिल्कुल वो स्पोर्ट्स में ही है। इस तरह के नमूने होते हैं। तो देखे ना आप बेफिक्र है, मैंने स्लो पहले की, कोई इंडिकेटर नहीं, देखते भी नहीं यार। आदिल जैसे हैं ये। पब्लिक सर्विस मैसेज है कि जी मूसा, आप क्या कह रहे हैं? पब्लिक सर्विस मैसेज। पब्लिक सर्विस मैसेज है कि इंडिकेटर्स यूज करें और हाँ शीशे जी। पे देख के बढ़ें, फोन ना यूज करें।
तो जी व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू और उम्मीद करते हैं आपको ये रिव्यू हमारा पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो के मुतालिक या इस गाड़ी के मुतालिक, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम के पेज car.xsc को भी फॉलो करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो के साथ बंधे रह सकें।